स्कूल में जो फीस लिए जा रहे हैं का आज दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। महीने और लॉकडाउन कर दिया जाए तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं, मैं उस राहत पैकेज को मैं आहत पैकेज बार बार कहता हूँ। उन्हीं से पैसा कमाते हैं, हम कभी तो कम से कम कुछ रिलैक्सेशन तो कर ही सकते हैं ना, पूरा माफ करें। लोगों से फीस की वसूली ऑनलाइन ली जाएगी विद्यालयों द्वारा। तो हमारा तो ये मानना है कि जो प्राइवेट शिक्षा होना ही नहीं चाहिए। सबको शिक्षा मिले एक समान। एक शिक्षक ने इस पे बात उठाई, सुल्तानपुर का नौजवान शिक्षक, तो उसको जेल जाना पड़ा था। आप देख रहे हैं नेशनल विजन, भरोसा भारत का। नेशनल विजन के प्रोग्राम मुद्दा खास में है। मैं आपके साथ हूं दिनेश मिश्रा। नमस्कार। आपको बता दें कि नेशनल विजन का जब शुरुआत 9 महीने पहले किया गया था, या यूं कहें कि जब इसका बुनियाद डाला गया था एक पौधे के रूप में, उसी समय यह निश्चय कर लिया गया था कि नेशनल विजन हमेशा आपको ब्रेकिंग खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े हर एक उस मुद्दे को उठाएगा जो आज के इस ग्लैमराइज मीडिया में, आज के इस कहा जाए कि चकाचौंध वाली मीडिया में खबर नहीं बन पाती है। ऐसे मुद्दों को लेकर के हम हमेशा आपके सामने रूबरू होते रहेंगे, उसको मुद्दा बनाएंगे और प्रयास करेंगे कि उस मुद्दे का कोई न कोई निष्कर्ष, कोई न कोई सॉल्यूशन या यूं कहे कि इम्पैक्ट पड़े। इसी क्रम में आज नेशनल विजन अपने एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है मुद्दा खास है की शुरुआत करने जा रहा है। और नेशनल विजन आज लॉकडाउन के बाद का यह पहला एपिसोड है। लॉकडाउन करीब 70 से 75 दिनों का जो मुझे अनुमान है कि लॉकडाउन में बीता है। इस बीच में तमाम तरह की मुश्किलें लोगों ने झेला है। तमाम तरह की अगर बात करें तो इसमें कई एंगल की कई खबरें निकल कर आएंगी। हालांकि जो मुद्दा हमने चुना है अपने मुद्दा खास में है, उसके लिए आज हमारे पास जो हमारे गेस्ट हैं उन गेस्ट से आपको मैं परिचय करा दूं अपने दर्शकों को। तो हम ठीक जो है दाहिने तरफ संजीव सिंह जी बैठे हुए हैं जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। उसके साथ साथ बहुत पहले से मैं इनको जानता हूं, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में यह वाराणसी में पहले जाने पहचाने जानते थे। कुछ दिनों तक आम आदमी पार्टी के भी साथ रहे, हालांकि इस समय यह कांग्रेस पार्टी के साथ जो है जुड़े हुए हैं। ठीक उसके बगल में बल्लभाचार्य पांडे जी हैं। शिक्षा को लेकर के बात की जाए तो इन्होंने यूनिक काम किया है पूरे देश लेवल पे, जो है राष्ट्रीय स्तर पे बल्लभाचार्य जी ने काम किया है। वन नेशन इक्वल एजुकेशन पर एक जो बहुत बड़ा एम्बिशियस महत्वाकांक्षी जिसको कहा जाएगी एक संघर्ष, एक लड़ाई है, उसको लेकर के लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ा जेन्युइन सी लड़ाई है। एक मतलब कहा जाए कि अंतिम पायदान के लोगों की लड़ाई है समाज के। यह वन एजुकेशन इक्वल वन नेशन इक्वल एजुकेशन। ठीक उसके बगल में अरविंद मिश्रा जी बैठे हुए हैं। अरविंद मिश्रा जी की बात करें तो इनको मैं मतलब एक शख्स नहीं बनाया, उसके शख्सियत के रूप में जानता हूं। और शायद ही कोई हो यहाँ पर जो कि बच्चा जो अरविंद मिश्रा को सोशल मीडिया के थ्रू नहीं जानता हो। इसके बाद बात करें इनकी तो मतलब जो अगर दिनचर्या की तो अपने आप में एक डिबेट हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो अरविंद मिश्रा जी, सब सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच वाराणसी के एक जो है जो संभ्रांत एक जो कहा जाए कि पूरे वाराणसी को कहीं न कहीं समेटे हुए सारी विधाओं को आज हमारे इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हम शुरू करते हैं अपने डिबेट को। मुद्दा खास है। हमने पहले ही कहा था, शुरू में ही कहा था कि अगर लॉकडाउन की बात करें तो तमाम तरह की जो है इसमें एंगल्स निकलेंगे, तमाम तरह की बात चर्चा करने के लिए निकलेगा। लेकिन क्योंकि बात सामाजिक सरोकार का है तो सामाजिक सरोकार की बात करें तो आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आए हैं इस डिबेट में, मुद्दा खास में, जो कि शायद हर एक घर से जुड़ा है। बनारस ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देश के एक एक घर से जुड़ा है, एक एक आदमी से जुड़ा है। और खासकर जब बात करें मध्यम वर्ग की या मध्यम वर्ग के नीचे से, हालांकि मध्यम वर्ग के ऊपर की बात भी किया जाए तो हमसे कई लोग ऐसे लोग मिले कि ये भैया बड़ी मुश्किल है। तो हम बात कर रहे हैं स्कूल में जो फीस लिए जा रहे हैं उसकी बात। हालांकि स्कूल जिसको पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो देवालय के रूप में देखा जाता था, मंदिर के रूप में देखा जाता था, उसको कहा जाता था कि शिक्षा एक मंदिर है। और धीरे धीरे एक कालांतर में बदलता गया और ये शिक्षा का मंदिर व्यवसायीकरण ले लिया है, कारपोरेट कल्चर की तरफ आ गया है।
इसको लेकर के बल्लभाचार्य जी जैसे लोग जो है लगातार हालांकि आवाज़ भी उठाते रहे, लेकिन आज जब मुश्किल का दौर है, जिस समय ये जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट कल्चर के स्कूल चल रहे हैं, जिस समय उनको कंधे से कंधे मिला करके देश के साथ चलना चाहिए, लोगों के साथ चलना चाहिए, ऐसे में भी यह स्कूल का मैनेजमेंट आज भी ये कहा जाए कि जोक की तरह लगा हुआ है। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। ऐसे ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार है जिनको शायद अभी अगर 1 महीने और लॉकडाउन कर दिया जाए तो भूख के बिना नहीं, मतलब भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन उनके मोबाइल पे सुबह उठते ही मैसेज चला जाता है। हालांकि गवर्नमेंट का एक रहा है कि इस तरह का उनका मतलब फोर्स है कि सीधे तौर पे नहीं मांग रहे, लेकिन घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं से ऑफिस का मैसेज आ ही जाता है। तो हम चलते हैं इसी क्रम में पहले संजीव जी के पास। संजीव जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपका क्या कहना है, आपका क्या विचारधारा है? इस तरह का जो एक स्वरूप उभर के आना चाहिए, जो स्कूलों का, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, हम ही से पैसा कमाते हैं, हम तमाम ऐसा तो मतलब बिल्कुल कहा जा सकता है कि इतने पैसे उनके पास हो कि 2-3 महीने का फीस तो कम से कम कुछ रिलैक्सेशन तो कर ही सकते हैं, ना पूरा माफ करें। क्या कहना है आपका? देखिए, मुद्दा आपका बहुत मौजूद है आज के दौर में, जहां पूरी दुनिया एक पैंडेमिक कोरोना वायरस संक्रमण से लेकर के चिंतित है, लड़ भी रही है, और अभी ये संकट निकट भविष्य में दूर होता नहीं दिख रहा है, जैसे पूरे दुनिया के वैज्ञानिक और डॉक्टर कह भी रहे हैं, जब तक इसकी वैक्सीनेशन और इसकी दवाई नहीं आ जाती। लेकिन इस बीच में मेरे शब्द शायद हो सकते हैं कड़े लगेंगे, ये भयावह लॉकडाउन केवल हिंदुस्तान में था, पूरी दुनिया के अन्य देशों में भी लगाया गया लॉकडाउन, लेकिन जिस लॉकडाउन के तहत जो एक आम आदमी को रिलीफ सरकार के द्वारा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पूरे देश में, भारतवर्ष की बात करूं तो मध्यम वर्ग और अति मध्यम वर्ग ज्यादा पिसा है, जिसके उभरने की मुझे लगता है कि आशंका अगले 5-6 महीने तक नहीं दिखती अगर सरकार इसमें आगे नहीं आती। अब बात आती है स्कूलों की। 3 महीने तक एक तरफ आपको ख्याल होगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी जनता कर्फ्यू के बाद, वो 24 मार्च को, तो उस समय उन्होंने कहा था कि जितने भी कारपोरेट हाउसेज में कर्मचारी काम करने वाले हैं उनकी कटौती न की जाए, उनका वेतन न काटा जाए। 30 मार्च को सरकार ने आदेश दिया, और बहुत दुखद होता है कि कारपोरेट हाउसेज मिलकर के जाकर के मई में सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आते हैं, और उस आदेश में सरकार उनके साथ खड़ी होती है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि इनके ऊपर वेतन देने के लिए कर्मचारियों का दबाव न बनाया जाए। मैं कारपोरेट हाउस इसलिए ये सब जोड़ा हूं क्योंकि आज जो स्कूल हैं, बड़े बड़े जो स्कूल हब हैं, वो कारपोरेट हाउसेज के पास ही हैं, और आप उनको इनकार नहीं कर सकते। सरकारों की बात अपनी जगह है। आज बड़े बड़े स्कूलों को हम जितने स्कूल ग्रुप्स देख लें, वो एक से कारपोरेट हाउस हैं जो लगातार हमारे पूर्वांचल में फ्रेंचाइजियां बांटते हैं। लेकिन इस समय उन स्कूल के तमाम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा, अच्छी बात है, ये अच्छी पहल थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से छोटे स्कूलों ने 3 महीने की बच्चों की फीस माफ कर दी, एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस लेने से मना कर दिया। अपने यहाँ जो उनके यहाँ वाहन चलते थे, चूंकि वाहन ऐसे भी पहले लिया करते थे, लेकिन इस आपातकाल में उन्होंने उसको भी लेने से मना कर दिया। लेकिन बड़े बड़े स्कूल उसी आदेश का जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ, जहां सरकार को खड़ा होना चाहिए, सरकार ऐसे तमाम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों। बिल्कुल संजीव जी, आपसे एक क्वेश्चन यहीं पर मैं कट करना चाहूंगा कि आपका सीधे सीधे ये कहना है कि सरकार, हालांकि हम यहाँ कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज लेकर नहीं आ रहे हैं, किसी प्रत्यारोप आरोप नहीं लगा रहे हैं, एक महज एक आगाह कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इस क्रम में आपका कहना है कि सरकार जब ये कॉर्पोरेट कहा जाता है कि शिक्षा माफिया, इसको लेकर के पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, तो उस समय वाकई सरकार को जिस तरह से आना चाहिए था, जिस तरह का एक पारदर्शी आदेश देना चाहिए, पूरे लॉकडाउन के दौरान संजीव जी देखने को मिला होगा कि बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति रहा है। किसी जिलों में डीएम कहा नहीं फीस नहीं लेना, कहीं के 1 महीने के लेना, तो ये कहीं निडर है। तो आपका सीधे सीधे क्या आरोप है कि सरकार इस पे कहीं गंभीर नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार ने समय समय पे आदेश जारी किए। सरकार ने यह कहा कि जो 3 महीने फीस नहीं दे पाते हैं, ऐसे बच्चों की फीस आगे ली जाए, उनका नाम न काटा जाए। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन मतलब कि पूर्ण तालाबंदी, जब रोजी रोजगार ठप हो गए, और द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है कि इस देश में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 27% बेरोजगारी दर बढ़ गई, तो निश्चित है कि उसमें ऐसे बहुत से अभिभावक हैं जिनके सामने आज रोजी रोटी। संजीव जी, क्या सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें या अंतिम पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, देखिए, ये इसमें शिक्षा माफियाओं से मिली मुझे लगता है कि यस और नो। मुझे दो चीज लगती है। सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि इस देश में चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, कौन कौन से सेक्टर हमारे प्रभावित हुए लॉकडाउन में, और सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि मध्यम वर्ग और अति मध्यम वर्ग इसमें कितना टूटा है। और एक छोटा उदाहरण बता दूं, लॉकडाउन के दौरान आज जहां जहां स्कूल खोलने की बात हो रही है, जर्मनी का उदाहरण आप दे लीजिए। वहां पे सरकार, मैं मानता हूं कि जर्मनी के बराबर हमारी सरकार ने विकसित नहीं है, लेकिन एक सोच देखिए सरकार की, वो कह रही कि प्रत्येक परिवार के बच्चे को 500 यूरो देंगे और हर परिवार को जो इसमें रोजगार से टूटा है उनको $2000 देंगे। कुल मिलाकर के संजीव जी आपका कहना है कि सरकार इस मामले में जितना संवेदनशीलता बरतनी चाहिए वो नहीं बरत रही है। अरविंद जी आप क्या कहेंगे? आप चूंकि आप बीजेपी से जुड़े हैं, सरकार आपकी है, तो क्या मतलब आप लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं? कितनी सच्चाई है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपके नेशनल विजन खास को, आज खास दिन है, ये डिजिटली डिबेट की शुरुआत हो रही है, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और साथ ही साथ ये दो मुद्दा खास के साथ साथ आज एक खास दिन भी है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है, तो उस पर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहूँगा। और अब बात आ रही है कि अभी जो आपके प्रश्न थे उस पर हमारे साथी संजीव जी ने जवाब दिया, और उन चूँकि वो जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर कि उस दल का जो दायित्व है उसके अनुसार वो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन आपके संज्ञान में हम यह बता देना चाहते हैं कि जब से लॉकडाउन शुरुआत हुआ उसके पूर्व में जब भी फीस और इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ स्थानीय स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर, यहाँ आपके काशी की मैं बात करूँ तो यहाँ लोग मुद्दे उठाते रहे फीस को लेकर के, कम करने को प्राइवेट स्कूलों को या इस तरह से। लेकिन जब कोरोना काल के बाद जो परिस्थितियां उभर के सामने आई हैं, सबसे ज़्यादा पीड़ित मध्यम वर्ग और उससे नीचे वाला वर्ग है, क्योंकि एकदम नीचे आप चले जाएंगे तो वहाँ तो सरकारी स्कूलों में मैक्सिमम बच्चों को भेजा जाता है, प्रयास किया जाता है। अब सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में बहुत आमूलचूल परिवर्तन भी आया है जब से अपनी लोकप्रिय योगी सरकार आई है। वहाँ इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ाई होने लगा है, आप देख रहे होंगे, आप प्राइमरी स्कूलों में जा रहे होंगे सरकारी, तो वहाँ अलग परिवर्तन आया है। आई बात फीस की, तो फीस के लिए जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात होने लगी तो चारों तरफ एक मैसेज पहुंच गया कि अब ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा और इस तरह से लोगों से फीस की वसूली ऑनलाइन ली जाएगी विद्यालयों द्वारा। हालांकि यह मैसेज भी आने लगे थे, 1 महीना बीत गया लॉकडाउन के बाद तो मैसेज आने लगे थे, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, और 1 महीना 2 महीने तक मैसेज अभी भी आ रहे हैं। यह सच है कि विद्यालयों से मैसेज दिए जा रहे हैं और उन मैसेज में यह दिया जा रहा है कि आपका 3 महीने का फीस बाकी है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का फीस बाकी है, आपका स्पोर्ट्स का, आपका लाइब्रेरी का, इन सब चीज़ों को जोड़ करके सब बताया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शुरुआत में ही जब ये लॉकडाउन हुआ और इस तरह के प्रकरण आने लगे, सरकार ने, हमारे योगी सरकार ने संज्ञान में लेकर के और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने तुरंत निर्देश जारी किया सभी शिक्षा अधिकारियों को कि जो भी स्थानीय शिक्षा अधिकारी हैं उस जिले के, उस मंडल के, उनको निर्देश जारी किया गया कि आप सभी निजी विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही सारा सिस्टम है, लगा हुआ है, जो निजी विद्यालय हैं वो अभिभावकों का उत्पीड़न न करें, यह सीधे स्पष्ट निर्देश जारी हुआ लिखित रूप से। दूसरी बात, एक बात मेरी पूरी हो जाने, बिल्कुल 1 मिनट हम आपको क्रॉस करना चाहेंगे। हाँ। निर्देश तो जरूर दिया, निर्देश तो तमाम इस तरह क्या है, लेकिन उसका जमीनी हकीकत क्या है? आप जाके देखिए कि उत्पीड़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में उनको सबमिट नहीं कराया गया क्योंकि उनका फीस नहीं जमा था। इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? निर्देश देने के बाद आप कैसे बच जाएंगे? इसका जवाब मैं दे रहा हूं कि जहां जहां शिकायतें मिली हैं, देखिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक हुए लोग तो यह समस्याएं सरकार तक पहुंची, सरकार ने कार्रवाई की। अब मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि भेलूपुर क्षेत्र में, यहाँ काशी की मैं बात करूं, भेलूपुर क्षेत्र में एक निजी स्कूल था। उस स्कूल में
एक माध्यम से मैसेज करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके उनके अभिभावकों को बुलाया गया कि आप यहाँ से किताब का वितरण हो रहा है, जबकि वहां फीस वसूली की जा रही थी। जब अभिभावकों ने कंप्लेन किया भेलूपुर थाने में, तत्काल वहां के प्रभारी और शिक्षा अधिकारियों से निर्देश जारी हुआ, तुरंत कार्रवाई हुई और जो वहां व्यक्ति उपस्थित था, जो फीस लेने की कोशिश कर रहा था, जो कुछ लोगों की फीस भी वसूला था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई, उसकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि एप्लीकेशन किसी गार्जियंस ने किसी अभिभावक में नहीं दिया, उसके बावजूद इस पर कार्रवाई हुई। आगे आना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखिए ये एक मात्र मलहम टाइप की बात आप बता रहे हैं, आप मतलब उसका इलाज नहीं बता रहे हैं। इलाज हम यही बिल्कुल है नहीं, हम कि बिल्कुल- लोगों को बिल्कुल आगे आकर इस के अपने मुद्दा सूचनाएं खास में बतानी है, पड़ेगी। मुद्दा खास में बिल्कुल हम इस पक्ष में नहीं ये फीस माफ हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मानवीय आधार पर एक मतलब कुछ इस तरह की योजना है, सरकार को इस पे बकायदे एक कमेटी बना करके, एक संगठन बना करके इस तरह का करना चाहिए कि गार्जियन का जो बोझ है वो हल्का कर सके। क्योंकि हम अभी बल्लभाचार्य जी के पास आएंगे, वन एजुकेशन पे काम किए। मैं एक बात कह दूं, हाँ बिल्कुल, एक बात मैं कह दूं, हाँ। जब ये सरकार ने निर्देश जारी किया था कि लोगों को फीस के लिए उनको प्रताड़ित न किया जाए, इस तरह से न किया जाए, और ये जो फीस है उसको आप अभी कुछ भी न जारी करें और इसको जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इस पर कोई चर्चा न हो। उसके बाद सरकार ने कहा कि इसके बाद जब जो निर्णय लिया जाएगा उस पर क्रियान्वयन किया जाएगा। संजय जी 30 सेकंड में बता दीजिए कि इसका जवाब क्या है। देखिए, स्थानीय स्तर की बात की हमारे साथी ने, तो यहीं बनारस से हमारे एक इसी सरकार में मंत्री भी हैं और जिनका एक बहुत बड़ा महाविद्यालय भी चलता है। मैं इसलिए डायरेक्ट बात कर रहा हूं कि अगर मंत्री महोदय के द्वारा इस विषय पे बात उठाई गई थी, मैं बार बार आपकी बात से सहमत हूं कि मैं पूर्ण रूप से फीस माफी की बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन गार्जियन अल्तोगत्वा वो स्कूल में जाकर के विरोध प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसका असर उसके बच्चों पे हमने पूर्व में भी देखा है और आगे देखा जाएगा। इसलिए नहीं बोलता। सरकार जब तक एक सख्त लाइन, दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को जारी नहीं करती, क्योंकि आप ही ने देखा कि गाजियाबाद का डीएम कुछ बोलता है, बनारस का डीएम शांत है, गाजीपुर का डीएम कुछ बोलता है, तो जब तक सरकार एक सख्त दिशा निर्देशन नहीं देगी निजी स्कूलों को, तब तक मुझे लगता है इसका अनुपालन नहीं हो सकता। बिल्कुल पारदर्शी, अरविंद जी, पारदर्शी निर्णय आप लोगों को लाना चाहिए। और उस पीड़ा को समझिए, जानते हैं होता क्या है, गार्जियन से तो फोन करके, लेकिन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है कि किसी का अगर बच्चा कहीं से भी कर्ज ला के देगा, अगर बच्चे को एग्जाम से निकाल दिया, बेटा फीस नहीं जमा, तुम एग्जाम से क्लास से बाहर रहो, क्या मनोदशा होती होगी। यही फिर होने वाला है। अब मतलब इस पे तो पहले ही कुछ न कुछ इसके लिए विचार विमर्श होना चाहिए। हालांकि लॉकडाउन जैसा मौका आया, लॉकडाउन के बाद जब सबके जेब खाली हैं, ऐसे में अगर आप संवेदनशील नहीं है अरविंद जी, तो कब होंगे। नहीं, ये इस पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसके पूर्व में जब ये सूचनाएं एकत्रित होकर के जब सरकार के संज्ञान में चीज़ें आने लगी थी, तब उसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया कि अभी फीस आप सब नहीं लेंगे और नहीं इस पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक 1 शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, अब धीरे धीरे सब लोग अपने अपने काम की ओर जाने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर सबका फीडबैक, सभी विद्यालयों का, गार्जियंस का, स्थानीय शिक्षा अधिकारियों का, स्थानीय अधिकारियों का, सभी लोगों का फीडबैक लेकर के निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक तरह से कमेटी बना करके या इस तरह से कुछ न कुछ अवश्य मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय या जो कोरोना काल में जो लोग परेशान हुए हैं, जो लोग शिक्षा से इस तरह जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इस पर सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है। यह कहना बेमानी है कि सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके पूर्व में सरकार ने स्पष्ट रूप से कड़ाई से जो रोक लगाया है, वो उसका यही प्रतिफल है कि आज के डेट में चोरी छुपे मैसेज के थ्रू भले लोग दे दें, लेकिन निश्चित तौर पर खुलेआम ऐसे फीस तत्काल नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल अरविंद जी, आपके इस जो आपने बताया, हमारे जो भी दर्शक देख रहे होंगे, अगर वो गार्जियन होंगे तो उनको जरूर राहत मिलेगा या मिल रहा होगा। लेकिन प्रयास होना ये चाहिए कि ये इस तरह का संवेदनशीलता आए और गार्जियनों को राहत मिले। हम आते हैं बल्लभाचार्य जी के पास, क्या कुछ इसका हल निकलना चाहिए। आप तो शिक्षा पे काम किए हैं, तमाम जो फी स्ट्रक्चर होता है उसको देख लिया जाए। अगर फी स्ट्रक्चर तो ट्यूशन फी बहुत नॉमिनल होता है, इन लोग कहते हैं कि ट्यूशन फी हमने माफ़ कर दिया, ट्यूशन फी माफ़ कर दिए तो तमाम कौन कौन क्लासेस, टाटा क्लासेस लगातार इस तरह क्लासेस चला करके उसके नाम पे लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब और इस तरह का
पिछले साल की बात करें तो योगी सरकार ने तो एकदम ऐसा नकेल कसा कि जैसे लगा कि फीस बहुत कम हो जाएगा, लेकिन कमोबेश वही स्ट्रक्चर रहा। तो बल्लभा आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद जो हालात पैदा हैं, ऐसे में क्या कुछ एक प्लान बनना चाहिए जिससे कि स्कूल जो हैं उनको भी सैलरी देनी है, उनके भी अपने खर्चे हैं, गार्जियन को भी राहत देनी, तो ऐसे में क्या कुछ योजना बने जिससे कि गार्जियन को भी राहत मिले और जो ये मैनेजमेंट है स्कूल उनको भी राहत मिले। जी, सबसे पहले तो आपको नेशनल विज़न को बहुत बहुत बधाई इस इनिशिएटिव के लिए, और दूसरे उसके बाद आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके अवसर पे आप सभी को बधाई, पूरी टीम को बधाई। देखिए, जो हमारे जो एक देश समान शिक्षा अभियान के उसको अगर देखा जाए तो हमारा तो ये मानना है कि जो प्राइवेट शिक्षा होना ही नहीं चाहिए। ये सारा शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को निर्वहन करना चाहिए, और सभी को देश में हर व्यक्ति, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए और सबको समान स्वास्थ्य के अवसर मिलने चाहिए। उसमें गरीबी, अमीरी या कोई क्षेत्र, कोई भी मुद्दा होना नहीं चाहिए। लेकिन, और यही व्यवस्था थी भी इस देश में, लेकिन दुर्भाग्य से 80 के दशक के बाद से धीरे धीरे करके इसमें प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसका शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ, स्वास्थ्य का भी हुआ, शिक्षा का भी हुआ। शिक्षा में बुरी तरीके से कारपोरेट, जैसा संजीव भाई बोल रहे थे कि एकदम कारपोरेट की तरीके से शिक्षा प्रणाली उनके हाथ में चली गई, और उसी का आज दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। और हम लोग लगातार अपने आंदोलनों के माध्यम से कह रहे हैं कि जब एक सरकारी सिस्टम्स के तहत जो है केंद्रीय चलाए हुए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय अच्छे चल सकते हैं, तो सारे निजी स्कूल जो हमारे क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल ये तो दीर्घकालीन, ये तो मतलब बड़ा, हम उन पे भी आ रहे हैं, हम मुख्य मुद्दे पे भी आ रहे हैं। हम बेस बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर ये सारे स्कूल, अगर निजी स्कूल जो आज चल रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो हमारे आसपास के नगरीय स्कूल हैं, परिषदीय स्कूल हैं, उनका स्तर शिक्षा का खराब हुआ, धीरे धीरे करके क्रमशः खराब हुआ 80 के दशक, 90 के दशक से। और आज स्थिति ये हो गई कि आज हम लोग जिन बच्चों, मतलब हम खुद प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को उस प्राइमरी स्कूल के सिस्टम में नहीं भेज सकते। हमारा ये सवाल है हम लोगों के आंदोलन का कि जब हम एक सरकारी सिस्टम नवोदय विद्यालय चला सकता है, केंद्रीय विद्यालय चला सकता है, जहाँ पे कि एडमिशन के लिए बहुत लंबे सोर्स की जरूरत पड़ती है, केंद्रीय मंत्री तक के सोर्स की जरूरत पड़ती है, तो हम अपने प्राइमरी स्कूल को क्यों नहीं सही कर पाते? जब नहीं सही हुई तो निजी स्कूलों का एक धंधा शुरू हुआ। अब आज इतना बड़ा वो विकराल रूप ले लिया है कि उस पर किसी तरीके का नियंत्रण हो नहीं पा रहा है। अब बात करते हैं लॉकडाउन के समय की। लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो निजी स्कूलों का, जैसा संजीव भाई भी बता रहे थे और अरविंद जी उसको एडमिट भी कर रहे थे, कि तमाम जगह से दबाव आ रहे थे फीस जमा करने का सिस्टम आजकल 3 महीने का हो गया है, तो 3 महीने का एक साथ फीस जमा करना है। ट्रांसपोर्ट फीस भी 1-1.5 महीने स्कूल बंद होने के बावजूद भी तमाम निजी स्कूल 12 महीने के ट्रांसपोर्ट फीस लेते हैं। खैर, इसके लिए थैंक्स दूंगा मैं सरकार को कि उन्होंने समय समय पे 2-3 शासनादेश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब आवाज़ आई तो उन्होंने कहा कि 3 महीने की फीस आप मत लीजिए, लेकिन ये नहीं कहा कि 3 महीने की फीस अभी मत लीजिए। उन्होंने कहा एक बार में ले सकते हैं, उनको वो तो जो शासनादेश है वो याद है सब कुछ की 1 महीने का लीजिए, फिर बाद में उसको जो है ले लीजिए। तो बाद में अब तो 1 महीने का 3 महीने का फीस जुलाई में देना, बिल्कुल सब देना पड़ेगा, जुलाई में देना पड़ेगा। जुलाई में बहुत सारा गार्जियन के ऊपर प्रेशर आने वाला है। हजारों रुपए की किताबें लेनी है। हर एक औसत अगर बच्चे को देखिए तो 3 से 4 हजार रुपए की किताबें कॉपियां देनी पड़ती हैं। और ये उसके बाद की सारे, जबकि एकदम स्पष्ट निर्देश है कि सीबीएसई की किताबें आपको एनसीईआरटी किताबें चलानी पड़ेंगी जो नॉमिनल कास्ट की होती है। अगर एनसीईआरटी किताब चलाई जाए तो 500 रुपए की किताब हो जाएगी। अरविंद जी कुछ बोलना चाहते हैं, जवाब मैं पूरा करना चाहूंगा इसको, सुन के जवाब दे दीजिए। बीच में उनका कुछ आया होगा। अच्छा, ठीक, क्योंकि ये मतलब वहीं से पूरी व्यवस्था मिलनी है, गार्जियनों को राहत मिलना है, तो उनको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। सबसे पहले पहले सरकार का यह निर्णय हुआ और स्पष्ट रूप से सभी जिलों को निर्णय दे दिया गया कि आप सब इसको लागू कराइए कि फीस तत्काल, जो 3 महीने का गर्मी की छुट्टी का और ये सब कुल जोड़ करके लिया जाता था, इस पर पहले तत्काल रोक लगाइए। अब सरकार इस समय जो वैश्विक महामारी है उसमें पहला काम सरकार का जीवन बचाने का है। तो सरकार अभी उस लक्ष्य को प्राप्त कर रही है, धीरे धीरे जीवन बचाने के लक्ष्य। अरविंद जी आप अगर जुलाई में आप एक साथ नहीं, जुलाई में इकट्ठा फीस नहीं लिया जाएगा, आ जाएगा। इस पर लगातार
और अभी इस दूसरी पर चीज, लगातार चर्चा हो रही है, बात हो रही है। चलिए जिस इकट्ठा तरीके से- फीस जिस तरीके से लगने आ के जाता लिए है, यही हमारा इस पर प्रयास है, सबका प्रयास हाँ, यही है कि कोई अच्छा मतलब सकारात्मक पहल फीस के होनी लिए चाहिए। इस तरह का नहीं बल्लभाचार्य है। जी, इसका मतलब हम जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाकर के लोग आदेश लेके आए कि कर्मचारियों की छटनी नहीं होनी चाहिए, या उसी तरीके से इसमें भी जाने का प्रयास हो रहा है। एक याचिका भी हुई थी और उसमें हरियाणा में हाईकोर्ट में हाईकोर्ट चले गए हैं। तो इसका मतलब कि जुलाई अगस्त तक कोई इस तरीके का आदेश आ जाएगा और वहां सरकार का रवैया लचर होगा कोर्ट में, तो निश्चित रूप से फिर तो वर्डन पड़ना ही है। देखिए, कोई एक नीति बना करके कितना परसेंट, हम ठीक है पूरी माफ करने की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है निजी स्कूलों की भी अपनी एक उनको भी संसाधन जुटाने होते हैं, उनको भी शिक्षकों को और प्रचारकों को सबको फीस को मासिक वेतन देना है, तो एक सर्टेन लेवल की छूट, 60% की छूट, 50% की छूट, जितने पे उनका भी काम चल जाए और गार्जियन के ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़े, इस तरीके की पॉलिसी लाना चाहिए था। हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट फीस की भी है, ट्रांसपोर्ट फीस आपने अभी 3 महीने की माफ की है, अभी आपको ड्राइवर को और कंडक्टर को फीस देना है, लेकिन को महीने का देना है, लेकिन डीजल पेट्रोल तो आपका बच रहा है। 60% खर्चा डीजल पेट्रोल का होता है, आपको ये करना चाहिए था कि 60% टोटल माफ हो जाएगा, 40% ही आपको देना है। इसी तरीके से शिक्षण शुल्क के अलावा ई लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, लाइब्रेरी क्लास, यानी कौन कौन से, और डेवलपमेंट चार्जेस, हिडन चार्जेस बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में लिए जाते हैं, उनको भी एक एनालिसिस करके कि जितना न्यूनतम जरूरी है, जितने से वो अपने टीचर्स की सैलरी दे सकें, जितने से स्टाफ की सैलरी दे सकें, रेगुलर मेंटेनेंस कर सकें, उसके अलावा वो लाभ जो है पेरेंट्स को मिलना चाहिए था। तब तो कुछ पेरेंट्स को महसूस होता कि हमें भी राहत पैकेज में कुछ लाभ मिला। इस तरीके का कोई राहत पैकेज नहीं आया और ये बड़ा असंतोषजनक लग रहा है कि सही उस पे आया कि आपके जितने खर्च हैं, आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं, उसका डिटेल आप दीजिए और उसका डिवाइडेड कर दीजिए, जो पैसा है आप वसूल लीजिए, कर लीजिए। क्यों अरविंद जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? पर सरकार लगातार काम कर रही है, सब जगह से पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है और उसके बाद इस पर कुछ न कुछ एक सार्थक निर्णय सरकार मध्यम वर्गीय परिवारों के प्रति, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के प्रति और सभी के प्रति, जो भी लोग इन सब से परेशानियों से जूझ रहे हैं इस कोरोना काल में, आखिर अगर इन सब से सरकार संवेदनशील इन सब के प्रति नहीं होती तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है पूरे देश की जनता को, जहां समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके लिए भी है वह सुविधा उपलब्ध, और जो ऊपर है एमएसएमई सेक्टर में है, हर के लिए है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो है इस तरह की फीस को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उसको सब जगह से डाटा जुटा करके निश्चित तौर पर इसका एक हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर अरविंद जी, आपकी बिल्कुल सही बात है, जल्द इस पर निर्णय निश्चित तौर पर लिया जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी, बड़ी राहत मिलेगी। मैं 2-3 तथ्यों बड़ी राहत मिलेगी इस पर निश्चित तौर पर। संजीव जी, ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा अरविंद जी का, वल्लभ भाई शायद उससे सहमत भी होंगे। 2009 में इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती जी की बसपा की सरकार थी। उस समय शासनादेश जारी किया सरकार ने निजी स्कूलों को लेकर के, थोड़ा उस पर क्रमवार में बताऊंगा, समय दीजिएगा, कि 3 साल के पहले नहीं और 10% से ज्यादा निजी स्कूल फीस नहीं लेंगे। सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल यूनियन ने हाई कोर्ट चले गए और उस शासनादेश को उन्होंने स्टे करा दिया। फिर सरकार आती समाजवादी पार्टी की, 5 साल वो सरकार स्टे वेकेट नहीं कराती है। और जिस सरकार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपना पे की कहा गया था कि रानी की संतान और महत रानी की संतान सबको शिक्षा मिले एक समान, एक शिक्षक ने इस पे बात उठाई, सुल्तानपुर का नौजवान शिक्षक, तो उसको जेल जाना पड़ा था। और आपको फिर बताऊं कि यही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, दिनेश शर्मा जी जो शिक्षा मंत्री हैं, लखनऊ के मेयर हुआ करते थे, इस पे आंदोलन किया था। और जब ये सरकार में आते हैं तो आपको जान के दुख होगा कि उस आदेश के ऊपर कुछ भी नहीं किया गया। आज वो 3 साल के बीच में भी लेते हैं, आप अभी चर्चा कर रहे हैं कि हर साल वो एडमिशन फीस लेते हैं, ट्यूशन फीस बढ़ाते हैं, नाना प्रकार के मिसलेनियस चार्ज करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने पे उस आदेश की तो आज तक अनदेखी हुई। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये फीस बढ़ा रहे हैं तो अभी अरविंद जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं, मैं उस राहत पैकेज को मैं आहत पैकेज बार बार कहता हूं, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। जो 20 लाख करोड़ बताते हैं उसमें मैं बता दूं अरविंद जी, उसको मैं विधिवत बता सकता हूं, समय नहीं है, 0.91% दिया गया है, यानी उसके पहले 19 लाख समथिंग आप दे चुके थे, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि जो पहले दिया उसको भी जोड़ लीजिएगा। तो इसलिए 20 लाख का बार बार जुमला अब न बताया करिए आप सब। दूसरी बात, देखिए संजीव जी, एक मिनट, आक्रोश मत जाइए, नहीं अब इसी पे आ रहा हूं, अब इसी पे आ रहा हूं। अगर निजी स्कूलों को, अगर इनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट जो 31 मार्च तक कंप्लीट होनी चाहिए थी, यानी जो हर साल 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक न्यू कैलेंडर ईयर होता है, इकोनॉमिक ईयर होता है, तो अभी वो शुरू हुआ।
अगर इनकी बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट चेक कराइए आप, मैं दावे के साथ करता हूं कि जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये आप 17 से 18, 18 से 19, 19 के 20, 3 साल के ऑडिटेड बैलेंस शीट चेक कराइए, ये कभी नुकसान में नहीं होते। क्या ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेज जो लगातार अपने ही शिक्षकों से, अपने ही कर्मचारियों से लगातार फायदा कमाते हैं और उन्हीं अभिभावकों से जिनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या 3 महीने तक अपने ये स्टाफ को आधी सैलरी नहीं दे सकते? बिल्कुल, क्या तीन महीने के संजय जी, अभिभावकों को आपने छूट बड़ा नहीं दे सकते? बड़ा संवेदनशील, ये बड़ा नहीं हो रहा मतलब एक प्रैक्टिकल बात की है। ये तो खुद होना चाहिए, खुद उनको इस चीज का लेना चाहिए कि वो 10 साल से जो स्कूल चल रहे हैं, यहीं अगर तमाम नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तमाम ऐसे स्कूल से जो इतना सक्षम है, क्योंकि वो आपको एक बताऊं नहीं मिश्रा जी, चाहे तो 10 स्कूल इसी पे लोनिंग होती है, का इसी पे ये स्कूल हब जो हैं, आप देखिए कि जो प्राइमरी स्कूल थे, इंटरमीडिएट थे, आप देखिए उनके मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, उनके नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, तो इसी ऑडिटेड बैलेंस शीट पे ये सरकारों से लोन लेकर के आगे चलते हैं, तो यानी इनका धंधा चौकस चल रहा है। अब इससे जवाब हम ले लें अरविंद जी से। अरविंद जी देखिए, प्रत्यक्ष ही कहा जाता है कि प्रमाण मतलब उदाहरण है, अगर कि प्रत्यक्ष निजी स्कूलों के मामले पर मैं संजीव जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि निजी स्कूल में भारी गड़बड़ी उनके इकोनॉमी पूरे सिस्टम में की जाती है और उसको छुपाया जाता है, बताया कुछ और जाता है। इस पर मैं सहमत हूं संजीव जी की बात से। रह गई बात की जो इन्होंने दूसरा पक्ष रखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उन चीज़ों की अनदेखी कर दी जब 2009 में शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज़ों का व्यावसायीकरण जो हुआ वो कांग्रेस के समय में हुआ। उस समय क्योंकि शुरुआत से ही कांग्रेस ने शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण पूर्ण रूप से कर दिया और वही जो कोड़ है आज बढ़ता चला तो वही तो सफाई कर, वही तो सफाई आप कर रहे हैं ना, वही तो सफाई हमारी कितने तरफ दिन से में सफाई करेंगे? ये हो रही है कि हम जो अतीत में अगर दाग न लगता तो हमने अच्छे भविष्य का ट्यूशन निर्माण फीस कैसे आप पर करने आते? कहा कि आप ट्यूशन फीस लीजिए, जो शिक्षा का वाला है उसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के अन्य फीस पर तत्काल रोक लगाई जाए। और मैं फिर कह रहा हूं कि व्यावहारिक रूप से हमारी सरकार पूर्ण रूप से इस तरह के विषयों पर संवेदनशील है। आगे पूरा आंकड़ा इकट्ठा करके इस पर काम किया जाएगा और सबको राहत दिया जाएगा। इस कोरोना काल में हमारी सरकार हर वर्ग के साथ है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो। अरविंद ये बहुत जल्द इस पर जब फीस वसूल लेंगे नहीं तब राहत नहीं, क्या ये करेंगे? फीस वसूल आज बुक तो बहुत जल्द इस पर डाटा जुटाया जा रहा है और इस पर कार्रवाई होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, चैनल के माध्यम से आज इस मुद्दा खास में कि इस पर पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है और व्यावहारिक रूप से जो भी समस्याएं उनको आप उसको आंकड़े के रूप में न देखें, इनको व्यावहारिक रूप से सरकार जमीनी स्तर पर पूरा जांच और आंकड़ा स्थानीय अधिकारियों के साथ जुटा करके इस पर कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश फीस रेगुलेटरी एक्ट आप लेके आए, योगी जी की सरकार बनी थी तुरंत माननीय योगी जी की, और उस पर वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है 2 साल से, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। और उसके वजह से ये हर साल सालाना फीस बढ़ रहे हैं, निजी स्कूल बढ़ा रहे हैं और आप उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहना कि हम निजी स्कूलों पर नियंत्रण करने की पॉलिसी बना रहे, कितना टाइम आखिर लगेगा? और ये तो समय था जब आप एकदम क्लियर कट कोई इंस्ट्रक्शन ला सकते थे कि नहीं आपको इतने सर्टेन परसेंट से ज़्यादा फीस नहीं लेनी थी, या आपको निजी जो प्राइवेट पब्लिशर्स की आप बुक्स चला रहे हैं वो नहीं चलाने हैं आपको। इसके लिए तो पहले से कानून है, आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर? बल्लभ जी आपके पास आते हैं, कंक्लूजन आप ही से लेंगे। हम संजीव जी के पास चलते हैं और अंतिम एक सवाल कि ये जो है क्या लग रहा है अरविंद जी ने जिस हिसाब से एक इनकी बातों से हमारे जो भी दर्शक देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको शायद आज बड़ी तसल्ली हुई होगी, बड़ी राहत हुई होगी कि हो सकता है कि मतलब इस तरह की सरकारी योजनाएं बना रही हैं, अगर हकीकत में बना लेती हैं तो वाकई इससे अच्छा काम कोई होगा नहीं, क्योंकि तात्कालिक तौर पर जो है गार्जियन जो मध्यम वर्गीय है जिनको 3 महीने का फीस भरना अगर पड़ जाए तो शायद किसी की अंगूठी रिंग बेचना पड़ जाए, किसी को चेन बेचना पड़ जाएगा। संजीव जी देखिए, इसमें शिक्षक को भी जोड़ना बहुत जरूरी है, अभिभावक और छात्रों के साथ। इसी सरकार की जब लॉकडाउन 23 मार्च को लगा पूरे देश में, तो 29 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 100 वित्त पोषित महाविद्यालयों को लेकर के आदेश पारित किया गया। फरवरी और मार्च माह की तनख्वाह उनकी नहीं मिली थी शिक्षकों की। उस आदेश को लेकर के मैंने स्वयं, मैं चूंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति को और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति को मैंने चिट्ठी लिखी मेल के द्वारा कि इस आदेश का पालन कराया जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनकी तनख्वाह अप्रैल माह तक नहीं मिली। पहली बात की है। वित्तविहीन शिक्षकों की बात कही जाए, उनको लेकर के लगातार दिनेश शर्मा जी और शिक्षा मंत्री ने तमाम तरह के, आज बताइए जो शिक्षक ऑनलाइन आप शिक्षा की बात करते हैं और एक एंड्रॉयड फोन मुझे लगता है कि 10,000 से नीचे का नहीं आता। और
संजीव जी एक बात देखिए, ईमानदारी से एक बात आप लोगों ने भी इस बात को मतलब इस ऐसे एक जो जमीनी मुद्दा है, घर घर से जुड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को तमाम मतलब विरोध एक अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल रूप से जो तमाम विपक्ष की भूमिका में सामने है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मामले में आप लोग चुप रहे हैं, ये भी हकीकत है। सारी राजनीतिक पार्टियां चुप हैं, कोई राजनीतिक पार्टी इस फीस वाले मुद्दे पे खुल के नहीं मैं आ रही है, बिल्कुल क्योंकि मानता हूं कि उनका इसको कहीं ना कहीं निजी स्कूलों से कनेक्शन है। इसको समय समय पे बिल्कुल मैं बल्लभ जी की एक बात से सहमत हूं, लेकिन दूसरी तरह से मैं व्यक्तिगत इस बात को कह सकता हूं। मैं आपको तमाम अपने फेसबुक आईडी पर हमारे चले जाइए, मैंने लगातार चिट्ठियां लिखी हैं और लगातार बात को मुख्यमंत्री तक उठाया, दिनेश शर्मा जी तक लिखा है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि एक पूरे चैन है जो प्रबंधन जो निजी स्कूलों को चलाता है। हम आप बिल्कुल मानते हैं कि आज 90% शिक्षा का स्तर ये निजी स्कूल ही हमारे बच्चों को तय करके दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं फेल हुई हैं। और सरकारी व्यवस्थाओं को मैं बिल्कुल कहता हूं कि निजी स्कूलों को बंद मत करिए, लेकिन आप अपनी व्यवस्थाओं को जब तक सुदृढ़ नहीं करेंगे, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भेजना नहीं पसंद करता। जो शिक्षक पढ़ाता है वो अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाता है, जो उन प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूल प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाता है। तो मेरा ये कहना है कि आज जो लॉकडाउन है, आने वाली स्थिति में, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण को लेकर के हर व्यक्ति के अंदर दो चीजें आ चुकी हैं, एक भविष्य का डर और अविश्वास अपने लोगों के बीच में, ये अभी खत्म नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के जो बेरोजगारी या जो आय की दिक्कत हो रही है, मैं बिल्कुल कहता हूं कि निजी स्कूलों को भी अपने लोगों को उनको वेतन देनी है। फीस नहीं लेंगे तो करेंगे कैसे? तो कम से कम सरकार और ऐसे शिक्षाविद बीच में बैठ करके, अभिभावकों को भी बैठा करके, मुझे लगता है कि हर जिले स्तर पे एक त्रिस्तरीय कमेटी बने, जिसमें स्कूल के, निजी स्कूल के प्रबंधक हों, अभिभावक हों और शिक्षाविद हों। अगर ये ट्रांसपेरेंट रूप से हर जिले में योगी सरकार कराती है, तो मुझे लगता है कि इसका जो निर्णय होगा उसको हर स्कूल का अभिभावक मानेगा, और मुझे लगता है कि स्कूल भी अच्छे चलेंगे और बच्चों की शिक्षा भी अच्छी चलेगी। दूसरी तरफ मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, ऑनलाइन शिक्षा जो चल रही है, ये आज मैं देखता हूं, मैं अपने खुद बच्चे को देखता हूं कि उसके क्लास में 60 बच्चे हैं और 5 जी जी, ऑनलाइन पे फिर हम डिबेट करेंगे। ऑनलाइन एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है, इस पे अगर इस पे करेंगे तो अपने आप में एक डिबेट वो खुद है। हम आते हैं बल्लभाचार्य जी के पास। बल्लभाचार्य जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल आपने, अरविंद जी भी बैठे हैं, तमाम एक्टिविस्ट हैं और तमाम मतलब सोशल मीडिया से लेकर के हर एक जगह अपनी आवाज़ बुलंदे से उठाते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई उसमें नहीं है कि जहाँ भी लड़ते हैं। संजीव जी शुरू से ही लड़ते आए हैं, क्रांतिकारी अन्ना हजारे के समय की लड़ाई लड़े हैं। तो कुल मिलाकर के जो आपने सुना पूरी बात, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या एक रास्ता है जिससे गार्जियंस को फौरी तौर पे, ये नहीं कि जब तक फीस मतलब फीस वसूल लें जा करके छीन लें, अब तो छीनने का काम होगा कुछ दिन बाद। यही स्कूल अपने भेजेंगे, गुर्गे भेजेंगे, अब भेज करके जा करके कहेंगे कि भैया आपका बच्चा है, आपके बच्चे को मैं, यहाँ तक ये जा सकते हैं कि आपके बच्चे को मैं बैठा लूंगा, स्कूल में नहीं जाने दूंगा जब तक आप नहीं करेंगे, फीस नहीं जमा करेंगे। ये भी स्थिति मतलब इस लेवल भी जा सकते हैं। तो फिलहाल ये अलग बात है, इसका क्या सोल्यूशन? देखिए, अभी तो लग रहा है कि जुलाई में भी स्कूल खुलने की स्थिति आनी नहीं है, क्योंकि कोई भी गार्जियन जो है, जब तक कोई वैक्सीन और प्रॉपर दवा नहीं आती तब तक स्कूल भेजने का रिस्क नहीं लेगा। ऐसे में जब तक पूरी प्रॉपर स्कूल सिस्टम फिर से शुरू नहीं हो जाता है, तब तक अभिभावक को एक निश्चित % पूरी फीस की माफ़ी की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, प्रयोगात्मक नहीं होगी शायद, लेकिन एक सर्टेन % में उसको छूट मिलनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट में भी न्यूनतम छूट मिलनी चाहिए। जो संजीव जी ने कहा है कि त्रिस्तरीय समिति की बात करें, वो सरकार उसको अच्छी तरीके से माने। जैसा अरविंद जी भी कह रहे हैं कि सरकार उनकी सेंसिटिव है, अगर सही में संवेदनशील है तो उनकी सरकार और ये जिले स्तर की समितियां मिलकर के एक निर्णय निकाले और ऐसा करे, एक ऐसा सिस्टम बनाए जो सबको सर्वमान्य हो, और एक ऐसी व्यवस्था तब तक लागू हो कि उससे हर गार्जियन को लगे कि हाँ, हमको भी कुछ राहत मिली इसमें, और विद्यालय में का जो स्टाफ है उसको भी सफ़र ना करना पड़े कि ऐसा ना हो कि कहीं उसकी भी छटनी होने लगी और फिर वो भी प्रभावित हो। तो दोनों पक्ष को ध्यान देते हुए इस तरीके का एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है, और हमको लगता है इस समिति बनाने का निर्णय काफ़ी अच्छा होगा। अरविंद जी, आप लास्ट में मैं आपके पास आना चाहूँगा, और बहुत कम संक्षिप्त उसमें, चूँकि समय लगभग पूरा हो गया है, तो आप हमारे दर्शकों को, खासकर जो गार्जियन दर्शक है, जो डरे हुए हैं कि जुलाई आने वाला है, उनको जुलाई फोबिया हो गया है एक तरह से, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? और ये संदेश नहीं होगा बल्कि भरोसा होगा। आप एक युवा बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, अगर आप शायद ये आवाज़ जो है, जो आप सोच रहे हैं, जो सभी लोगों ने कहा, इसको ऊपर पहुंचाएंगे, तो वो ना हो कहीं शायद मरहम लग जाए या कुछ गार्जियनों को राहत मिल जाए, इस तरह। बिल्कुल, इसके पहले भी ये बातें ऊपर तक गई, तब
सरकार ने तत्काल इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए जो इसके पूर्व के निर्णय हैं उन्होंने स्थानीय विद्यालय प्रबंधकों को सुनाया था, स्थानीय अधिकारियों को दिया था, उस पर कार्रवाई हुई है। और रह गई बात कि यह उत्तर प्रदेश सरकार इस अभिभावक, छात्र और विद्यालय तीनों के प्रति संवेदनशील है। कहीं किसी भी शिक्षक को कोई नुकसान न हो, उनके तनख्वाह से लेकर के उनको भी, विद्यालय प्रबंधन भी इतने लंबे समय से कार्य कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उन शिक्षकों पर भी उस तरह का भार न आवे, इसको ध्यान में रखते हुए और इस पर तो भरोसा करना ही चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से व्यावहारिक और संवेदनशील सरकार है हमारे योगी जी की, और इस पर कुछ न कुछ अवश्य निर्णय होगा। अभिभावकों के पक्ष में भी होगा, छात्रों के भी पक्ष में होगा, और विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके भी पक्ष में होगा। ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। निश्चित तौर पर एक सुझाव जो रहा संजीव जी का और वल्लभाचार्य जी का, यह बहुत सराहनीय सुझाव है कि एक कमेटी बने जो स्थानीय स्तर पर हर जिले में बने, जो प्रशासनिक अधिकारी रहें, शिक्षा अधिकारी रहें, विद्यालय प्रबंधकी की एक कमेटी, कोई एक व्यक्ति रहे उनका, और अभिभावकों में से कोई एक रहे जो त्रिस्तरीय जो बने, और इसका फीडबैक शासन तक जाए। और इस पर देखिए पूर्ण रूप से संवेदनशील है, यह मुद्दा बहुत गंभीर है, और यह बात आप पूर्ण रूप से विश्वास करें कि कहीं भी इकट्ठा फीस के लिए कोई दबाव नहीं पड़ेगा। अगर कहीं दबाव पड़ेगा तो इसके खिलाफ लोग शिकायत दर्ज कराएं और कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो अब यहीं से हम डिबेट के कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। आज के डिबेट में जो मुद्दा खास है हमारा, उसमें लगभग हम कंक्लूजन की तरफ इन तीन जो यहाँ के बनारस की महान हस्तियाँ हैं उनके बातों से, उनके निष्कर्षों से, उनके तर्कों से पहुँच गए हैं कि इस चीज़ का सोल्यूशन जो कि गार्जियन के लिए बहुत भारी पड़ना है, उसको बाकायदे त्रिस्तरीय कमेटी बनाया जाए। प्रैक्टिकल सी बात है, इससे अरविंद जी सहमत हैं, हमारे वल्लभाचार्य जी भी जो कि शिक्षा के लिए ही रचे बसे हैं, उनसे अच्छा सजेशन शायद ही कोई दे सके, उनका भी सजेशन वो भी सहमत है कि इस तरह का होना चाहिए कि एक कमेटी बैठे। क्या कॉलेजेस जो स्कूल हैं, कॉन्वेंट बड़े स्कूल्स हैं, कॉरपोरेट स्कूल्स हैं, उनके खर्चे क्या हैं, उनके एक्सपेंसेस क्या है, उनका भी आकलन किया जाए। कितने बच्चे उनके पास है उनका आकलन कर लिया जाए। जितना उनका जेन्युइन खर्च है उनको दे दिया जाए, ताकि इस कोरोना काल में कोई अपना बैंक बैलेंस की तो ना सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मानवता एक तरह से तार हो रही है, लोग भूखों मर रहे हैं। इसमें एक देखा जाए, छोटा सा ही मैं सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ये निजी स्कूल कह रहे हैं कि हम न्यू एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस ये अप्रैल, मई, जून की ले रहे हैं, यही तो चर्चा है। इसमें मुझे लगता है कि सरकार ऑडिटेड बैलेंस शीट इनकी चेक कराए। दूसरी तरफ ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ साथ तब ये तय करे, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसमें आपको बहुत बड़ी रिलीफ इन अभिभावकों को मिलेगी। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें एक रास्ता जो तय करने जा रही है, जो त्रिस्तरीय कमेटी की बात कर रहा हूं, कई जगह जिलाधिकारी, स्कूल प्रबंधक अपने ही लोगों को अभिभावक में ला के रख देते हैं। तो एक निष्पक्ष प्रक्रिया के द्वारा अभिभावकों को भी उसमें रखा जाए, तब तो मुझे लगता है कि ऑडिटेड बैलेंस शीट के बाद सरकार देखे कि अगर ये फायदा कमा रहे हैं तो उस फायदे को रोका जा सकता है। क्योंकि मेरा दावा है, संजीव जी समय पूरा हो चुका है, संक्षिप्त समय हमारे पास था, तो डिबेट का सारांश यही है कि ये पूरा डिबेट जो है सरकार भी देख रही होगी, हमारे जो गार्जियंस हैं, काफ़ी जो भी लोग इससे देख रहे होंगे उनको मतलब इसका पूरा सॉल्यूशन एक तरह से मिल गया होगा। अब ये ज़रूरत है कि इसको क्रियान्वित करने का ये काम जिला प्रशासन का है, सरकार का है, और खास करके अरविंद जी से हमारा एक बार फिर से निवेदन है नेशनल विजन की तरफ से। आज संजोग से जो है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, नेशनल विजन परिवार की तरफ से उनको ढेर सारी बधाइयाँ। और इस डिबेट या जो हमारा मुद्दा खास है, मैं नेशनल विजन भी उनसे एक बार एक अनुरोध करता है, निवेदन करता है, विनम्र निवेदन करता है, इस गंभीर मुद्दे पर एक बार जरूर विचार करें, और अपने जन्मदिन के बतौर जन्मदिन अपने प्रदेश के, कम से कम अपने प्रदेश के गार्जियंस को जो कि जुलाई फोबिया से ग्रसित हैं, उनको एक गिफ्ट दे दें। नमस्कार।